नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेडिकल उपचार चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो एक नई टॉपिक है। हमने आपसे पहले बोला था कि कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है, जो डिसऑर्डर्स हैं, जो कार्डियोवास्कुलर रिलेशंस हैं, वो खत्म हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से शुरू होता है ये देखेंगे आज। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंट्रो पढ़ेंगे क्या होता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होगा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। अब इनको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ये यहाँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होके फिर एल्वोलर डक्ट तक जाते हैं, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां तक जाते हैं। और वहां तक कोई भी इंफ्लामेशन या कोई भी जो स्ट्रेचर या कोई भी ऐसी कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन अगर डेवलप होती है तो वो सारी चीजें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आती हैं। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो होते हैं जो ब्रोंकस से पहले जितने भी एबनॉर्मल कंडीशन आते हैं एयरवे ट्रैक्ट में, वो सारी चीजें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आते हैं। इवन साइनोसाइटिस, साइनसिस में इंफ्लामेशन हो जाना, या पैरानेजल साइनसिस में इंफ्लामेशन हो जाना, या राइनाइटिस यानी एयरवे में इंफ्लामेशन हो जाना, वो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उस जहां को बोलते हैं जहां से ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है, यानी ब्रोंकस के बाद से जो भी पार्ट्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो सारी चीजें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है। अगर वहां पे जरा भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन, इन्फ्लामेशन या कोई भी अनडिजीज का कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो वो सारी चीजें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आ जाती है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कह सकते हैं ब्रोंक्योलाइटिस बोल सकते हैं, या ब्रोंकियोएक्टेसिस बोल सकते हैं, या एटीलैक्साइटिस बोल सकते हैं, प्लूरल इफ्यूजन हो जाना बोल सकते हैं, न्यूमोन्स बन जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो ये सारी चीजें लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं उसको जानने से पहले, उसको समझने से पहले सबसे बड़ी चीज है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग हिस्ट्री की टेकिंग लेते हैं, पेशेंट की कंडीशन देखते हैं क्या है, कैसे है। पेशेंट को आप देखेंगे कि डिस्निया की प्रॉब्लम होगी, कार्डियक डिस्निया भी हो सकता है या पल्मोनरी डिस्निया हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कार्डियक डिस्निया और पल्मोनरी डिस्निया में? कार्डियक डिस्निया जो होता है वो थोड़ा पेनफुल होता है, और जो पल्मोनरी डिस्निया होता है वो पेनफुल नहीं होता। दूसरी चीज, जो कार्डियक डिस्निया होता है वो अनस्टेबल टाइप का होता है, और जो पल्मोनरी डिस्निया होता है वो एक्सर्शनल डिस्निया होता है, यानी कोई भी वर्क करने पे, या कभी कभी होता है कि वो नॉक्टर्नल डिस्निया, या रात के टाइम में सांस फूलना, ब्रीथलेसनेस को डिस्निया बोलते हैं। डिस्निया का जो मेन वो है ब्रीथलेसनेस। जब हम लोग नॉर्मल तरीके से ब्रीदिंग ना कर पाए और उस समय हमारी सांस फूले, तो उस कंडीशन को ब्रीथलेसनेस कंडीशन बोलते हैं। ये कब भी एलर्जिक कंडीशन में भी हो सकता है, वायरल कंडीशन में हो सकता है, बैक्टीरियल कंडीशन में हो सकता है, और ये किसी के एलर्जी या किसी के एलर्जेंस में भी डेवलप हो सकता है। तो इन सबसे पहले रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स है उसको समझने से पहले, उसको जानने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? पेशेंट जब आता है, डॉक्टर के पास आता है, कंसल्टेंट के पास आता है, या फिजिशियन के पास जाता है, या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो क्या होता है? सबसे पहला उसका काम होता है कि पेशेंट को ये सारी चार प्रोसेसेस से उसकी फॉर्मेलिटीज करना, यानी देखना कि पेशेंट किस हालत में है, कौन सी कंडीशन में उसकी डिजीज है, कैसे है। अगर ऐसी कंडीशन में यहाँ से ये जो चार प्रोसेस है, लगभग प्रोविजनल जो डायग्नोसिस है वो इसी से तैयार हो जाती है। और फाइनल डायग्नोसिस जो है, वो जो डिसऑर्डर्स की फाइनल डायग्नोसिस जो है वो आफ्टर कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसके बाद में, और क्लिनिकल फीचर्स को देख के
वो फाइनल डायग्नोसिस बन जाती है, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और एस्कल्टेशन, ये जो 4 प्रोसेस है यानी 4 टर्म्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट कह लीजिए हर डिसऑर्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कार्डियक के लिए और पल्मोनरी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये 4 प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत नेसेसरी है। तो इसमें क्या होता है, इंस्पेक्शन को कैसे पढ़ा जा सकता है। इंस्पेक्शन वो टर्म है जो चीज हम अपनी आंखों से देख सकें, यानी पेशेंट के जो पेशेंट का कंडीशन है देख सके। हम लोग जैसे पेशेंट आया कह रहा है हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट का शेप देखेंगे, पेशेंट के चेस्ट का शेप देखेंगे, उसके लंग्स का शेप देखेंगे, कहीं लंग्स उसका पिजन शेप तो नहीं है, बैरल शेप तो नहीं है। पिजन शेप किसमें होता है, पिजन शेप जो होता है, पिजन शेप जो चेस्ट होता है रिकेट्स में होता है। रिकेट्स मीन्स, रिकेट्स ऐसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, जैसे गांव में सूखा रोग बोलते हैं उसको रिकेट्स बोला जाता है। ठीक है, अब रिकेट्स हो गया। और सीओपीडी में जो चेस्ट होता है वो बैरल शेप्ड हो जाता है। तो इंस्पेक्शन में देखेंगे जो पेशेंट का जो चेस्ट है, लंग्स है, वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ये जानने के लिए इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट मीन्स देख के पता चल जाता है कि पेशेंट का जो लंग्स का शेप है, साइज है, या मिगेली की कंडीशन तो नहीं है, प्लूरल इफ्यूजन तो नहीं है, ये सारी चीजें इंस्पेक्शन में देखते हैं। पैल्पेशन क्या होता है, पैल्पेशन, पैल्पेशन मीन्स पैल्पेट करना। कैसे पैल्पेट करते हैं, आप ऐसे हाथ लीजिए और पेशेंट के लंग्स के मतलब बेसल एरिया पे ऐसे ऐसे, और पेशेंट से कहिए, पेशेंट से आप क्या कहेंगे, लंबी सांस लो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट में क्या होगा कि वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन की वजह से आपको ये पता चल पाएगा कि किधर वाइब्रेशन ज्यादा है, किधर कम है। उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि जो कंडीशन है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल अगर है तो फिर हो सकता है नॉर्मल हो, या हो सकता है बाइलेटरल भी कोई डिजीज हो। तो आपको उस चीज को देखना आना चाहिए कि पैल्पेशन में वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है। जाहिर सी बात है अगर कोई चीज प्लूरल इफ्यूजन होगा या एयर होगा या कोई भी कंडीशन कैविटी डेवलप होगी, तो आप जब पैल्पेट करेंगे तो वहां पे जो वाइब्रेशन होगा वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये पैल्पेशन हो गया। अब परकशन कौन सा प्रोसेस है, परकशन वोकल फ्लेमाइटिस के नाम से, वोकल फ्लेमाइटिस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को बोलते हैं, पेशेंट से कहते हैं आप 1 2 3 बोलिए, 1 2 3 बोलिए। उससे क्या होता है, जो साउंड होता है, जैसे परकशन कैसे हो गया, परकशन आपने ऐसे लिया, ये हो गया एक, ये कंडीशन हो गई। दोनों में आप देखिए आवाज जो है वो अलग है, यानी कहीं रेजोनेंस की आवाज है, कहीं डलनेस की आवाज है। तो ये सारी कंडीशन देखने के लिए चेस्ट में क्या देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, परकशन से ये देखते हैं कि कहीं प्लूरल इफ्यूजन अगर होगा तो वहां पे जो आवाज होगी वो डल होगी, और जहां पे प्लूरल इफ्यूजन नहीं होगा यानी जहां पे न्यूमॉन्स एयर भरा होगा, वहां पे जो आवाज होगी वो एक्स्ट्रा लार्ज होगी, यानी साउंडेबल होगी, बहुत ज्यादा साउंडेबल नहीं होगी, लेकिन इससे डलनेस से ज्यादा ही साउंडेबल होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ एब्नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे है। अब एस्कल्टेशन क्या होता है, एस्कल्टेशन वो होता है एग्जामिनेशन थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से एग्जामिनेशन करना। कैसे एग्जामिनेशन करना, पेशेंट को इसमें ज्यादातर क्या होता है कि एस्कल्टेशन करने के लिए सबसे बढ़िया जो सिटिंग पोजीशन है वो सिटिंग पोजीशन है। पेशेंट को उससे बोला जाता है कि सिट करिए आप, और फिर डॉक्टर जो होता है, फिजिशियन होता है, वो एस्कल्टेट करता है स्टेथोस्कोप से कि कहीं पे भी एबनॉर्मल ब्रीदिंग तो नहीं है। यानी एबनॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है वो ब्रीदिंग चेक करता है,
जो डॉक्टर होता है चेक करता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग दो टाइप्स की होती हैं, वेसिकुलर ब्रीदिंग और ब्रोंकियल ब्रीदिंग। तो वेसिकुलर ब्रीदिंग और ब्रोंकियल ब्रीदिंग में फर्क ये होता है, वेसिकुलर ब्रीदिंग जो होता है ऑल ओवर दी चेस्ट पाया जाता है, और ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुप्रा स्टर्नल नॉच पे, सुप्रा क्लेविकुलर नॉच पे पाया जाता है, और सुप्रा स्कैपुलर नॉच पे पाया जाता है। अगर कहीं पे एबनॉर्मल, अगर कहीं पे ब्रोंकियल ब्रीदिंग अलग कहीं पाया जाता है, यानी और कहीं पे इस सब चीज तीन जगह के छोड़ के अगर कहीं और पाया जाएगा तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। तो वही देखता है डॉक्टर कि एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं। अब आप जान लीजिए पहले नॉर्मल ब्रीदिंग, वेसिकुलर ब्रीदिंग क्या होगा या एबनॉर्मल ब्रीदिंग कौन सा होगा। तो वेसिकुलर ब्रीदिंग क्या होता है, इसमें जो होता है ये इंस्पायरेटरी फेज हो गया, ये एक्सपायरेटरी फेज हो गया। पेशेंट सांस लेता है, जितनी सांस लेता है उससे कहीं ज्यादा छोड़ता है। तो ये वेसिकुलर ब्रीदिंग में आप देखेंगे, वेसिकुलर ब्रीदिंग ऑल ओवर द चेस्ट पाई जाती है, पूरे चेस्ट पे कहीं पे भी आप बैक साइड, फ्रंट साइड, लेटरल साइड या एंटीरियर साइड अगर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो इंस्पायरेटरी फेज है और एक्सपायरेटरी फेज है उन दोनों में अंतर क्या है। इंस्पायरेटरी फेज जो होता है वो शॉर्ट होता है, और एक्सपायरेटरी फेज जो होता है वो लॉन्ग होता है, और बीच में कोई पॉज नहीं होती है। और जो ब्रोंकियल ब्रीदिंग है उसमें बस सबसे बड़ा टर्मिनोलॉजी जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा ये है कि उसमें यहाँ पे पॉज होता है, और जो गैप होता है, जो एक्सपायरेटरी फेज होता है वो लॉन्ग नहीं होता है। ये कहाँ पाया जाता है ब्रोंकियल ब्रीदिंग, ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुप्रा स्टर्नल नॉच पे पाया जाता है, यानी यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि ब्रोंकियल ब्रीदिंग है या नहीं। अगर कहीं ब्रोंकियल ब्रीदिंग और किसी कंडीशन में मिलती है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल ब्रीदिंग दो टाइप्स की होती हैं, इसमें ज्यादातर मोस्टली दो टाइप्स की होती हैं। वो कौन सी एबनॉर्मल दो टाइप्स की होती हैं, वो कौन सी, फर्स्ट क्रेप्टेशन, सेकेंड रोंकाई। तो क्रेप्टेशंस वो होता है, वो टर्म होता है जिसमें कागज के मुड़ने की तरह यानी खर्र खर्र सी आवाज अगर आती है तो उस चीज को क्रेप्टेशंस बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है रेल्स बोलते हैं, रेल्स। और रोंकाई जो टर्म होता है, रोंकाई वो भी अबनॉर्मल ब्रीदिंग है, अबनॉर्मल इसमें है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो जब सांस लेता है, वो जब ब्रीथलेसनेस की कंडीशन होती है तो उसमें सीटी जैसी आवाज आती है, तो इस चीज को वीजिंग के नाम से भी जाना जाता है, वीजिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है वो ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, वेसिकुलर ब्रीदिंग और ब्रोंकियल ब्रीदिंग। और ये जो एबनॉर्मल ब्रीदिंग है वो है रोंकाई और रेल्स। तो इतनी सारी कंडीशन जो है वो रेस्पिरेटरी जो है ये इंट्रो था। अब कैसे जानेंगे पेशेंट को, अब हम लोग एस्कल्टेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो अगर इंस्पेक्शन ऑफ द चेस्ट करते हैं तो इंस्पेक्शन ऑफ द चेस्ट कैसे करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ द चेस्ट हम लोग करेंगे, पेशेंट से कहेंगे, इंस्पेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो पेशेंट से कहेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन जानने से पहले पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठा लेंगे, फिर कहेंगे कि पेशेंट से आप नॉर्मल सांस लीजिए। नॉर्मल सांस लेता हुआ पेशेंट को फिर इंस्पेक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि पेशेंट का जो शेप है, चेस्ट का शेप है वो एबनॉर्मल तो नहीं है, कहीं भी ज्यादा बड़ा चेस्ट दिख रहा है, एक साइड छोटा दिख रहा है, या काइफोसिस की कंडीशन तो नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन अगर होती है तो इंस्पेक्शन में आती है। तो इंस्पेक्शन हो गया, पैल्पेशन हो गया। अब अगर ट्रेकियल पोजीशन की भी यहाँ पे हम देखते हैं, ट्रेकियल जो मूवमेंट है वो तो कहीं शिफ्ट नहीं हो गया है। कई कंडीशन ऐसी होती है जब ट्रेकिया जो होता है शिफ्ट कर जाता है। एटीलैक्टेसिस के कंडीशन में जो ट्रेकिया होता है, एटीलैक्टेसिस वो कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है लंग
कोलैप्स। इसमें जो होता है लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाता है यानी सिकुड़ जाता है। तो ये कैसे कब कब डेवलप हो सकता है? ये जब मैसिव प्लूरल इफ्यूजन हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, ट्रॉमेटिक केस में जो होता है वो एटीलैक्टेसिस की कंडीशन हो जाती है। अब इसमें इसको जानने से पहले ट्रेकिया में क्या बदलाव आता है। ट्रेकिया में क्या होता है कि जो ट्रेकिया है, हमारी जो विंड पाइप है, ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं, वो यहाँ पे है, ये आप देखेंगे यहाँ पे सी शेप में है। और जब एटीलैक्टेसिस की कंडीशन होती है तो ट्रेकिया जो है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड द एटीलैक्टेसिस कंडीशन, मतलब लंग जिधर की तरफ कोलैप्स करेगा, अगर लेफ्ट की तरफ कोलैप्स करेगा तो लेफ्ट की तरफ ट्रेकिया शिफ्ट होगी, अगर राइट की तरफ कोलैप्स करेगा तो राइट की तरफ ट्रेकिया शिफ्ट होगी। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर प्लूरल इफ्यूजन होता है, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से, अगर इन केस प्लूरल इफ्यूजन की वजह से ट्रेकिया शिफ्ट करती है, तो कैसे शिफ्ट करती है? ट्रेकिया अगर प्लूरल इफ्यूजन की वजह से शिफ्ट करेगी तो टूवर्ड्स नहीं करेगी, वो करेगी अवे फ्रॉम द प्लूरल इफ्यूजन, मतलब जो एरिया अफेक्टेड है जिधर प्लूरल इफ्यूजन है उसके टूवर्ड्स में करेगी, मतलब उसके विपरीत में करेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो इंट्रो था डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। कल हम लोग एक्यूट ब्रोंकाइटिस पढ़ेंगे। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस पढ़ने से पहले ये हम लोग आप नोट कर सकते हैं, ये जो टर्म था वो इंट्रो था एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। कल से और भी अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, फिर ब्रोंकाइटिस, ऐसे करके एक एक करके साइनोसाइटिस आएगा, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। और आप ट्राई करिए कि मेडिकल उपचार चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि हमको नीड है आपकी और आपको नीड है हमारी। तो आप हमारी जरूरत पूरी करिए, हम आपकी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।